Hello दोस्तों, in this beautiful and amazing session we'll be talking about anaerobic respiration. रेस्पिरेशन इस चैप्टर में हमने बात की है ग्लाइकोलिसिस की, हमने बात की कनेक्टिंग लिंक की, क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. ओके, एंड इन दिस सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब तक जो बात हो रही थी वो थी एरोबिक रेस्पिरेशन की. ओके, सो अमेजिंग विजुअल के साथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड करेंगे. इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. बट बिफोर वी प्रोसीड, मुझे कुछ बातें आपके साथ यार एक थोड़ा रिवाइज करना है. मुझे जो बच्चे सिर्फ अनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूं. डायरेक्टली यू कैन जंप देयर, बट आई वुड एडवाइस कि शुरुआत से देखोगे तो उससे आपको फायदा ही होगा. ओके, सो हम थोड़ी कहानी अब तक देख रहे हैं. कहानी अब तक ये हम देख रहे हैं कि हमने क्या कहा, रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीडेशन. रेस्पिरेशन मतलब कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करना, उससे एनर्जी रिलीज करना. तो अब तक जो हमने चीजें देखी वो थी C6H12O से हमने ग्लूकोज लिया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. वी आर ब्रेकिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड. ओके, राइट. और हमें यहाँ पे ATP मिल गए. हमने कितने ATP मिले, हमने कहा कि 38 ATP. इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि 36 है कि 38 है. 38 ATP, बिल्कुल सही बात. यहाँ पे हमने देखा कि CO2 भी रिलीज हो रहा है. कहाँ पे रिलीज हो रहा है, आपका टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि कनेक्टिंग लिंक में CO2 रिलीज हुआ. क्रेब्स साइकिल में भी 2 स्टेप ऐसी हुई जहां पे CO2 रिलीज हुआ. वाटर कहां पे फॉर्म हुआ, तो याद करो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर दिया, बाद में H+ के हेल्प से वहां पे वाटर फॉर्मेशन हो चुका था. तो ये तो थी अब तक की अपनी रिएक्शन. प्रॉब्लम कब है, प्रॉब्लम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है. बेचारा क्या करे, कैसे जिएगा. ओके, तो उसने भी अपनी एक तरकीब निकाली है, उसे हम कहते हैं अनेरोबिक रेस्पिरेशन. ये जो बात हो रही थी इसे हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन. इसे हमने क्या कहा, एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट. रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन. सिंपल सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब ही हम ये लेते हैं कि ब्रेक डाउन करना कार्बन कार्बन के बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सो ये रहा एरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम बात करने वाले हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक मतलब क्या, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते हैं, वो कैसे जीते हैं. राइट. चलो उसकी हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन का एक बार रोल तो हम रिवाइज कर ले यार विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल विजुअल्स. सो कहानी अब तक हमने देखा कि ये है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन हो रही है. एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए. नेट गेन ऑफ ATP 2 ATPs, नेट गेन ऑफ NADH 2 NADH. राइट, बिल्कुल सही बात. ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दिया जाता है कुछ इस तरीके से. ओके, अब ये जो पायरुवेट है ये क्या हो रहा है, देखो ये डिफ्यूजन है. ओके, ये डिफ्यूजन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ओके, इसी तो हम डिफ्यूजन कहते हैं. ओके, नाउ ये जो पायरुवेट है, अब यहां पे क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. यहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इससे H को निकाला जाएगा. तो H को किसको दे देंगे, हम NAD को दे देंगे. तो यहां पे हुआ NADH का फॉर्मेशन. हमने कहा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ऑक्सीडेशन तो हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहां पे CO2 भी फॉर्म होगा, मतलब यहां पे CO2 रिलीज होगा. तो यहां पे 2 NADH बने, 2 CO2 बने, क्योंकि 2 पायरुवेट हमने लिए. ओके, उसके बाद हमने देखा कि यार यहाँ पे फिर एसिडिल कोएंजाइम फॉर्म हो गया. एसिडिल कोएंजाइम को हम भेज देते हैं क्रेब्स साइकिल में, जिसे हमने साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा था. ओके, और क्रेब्स साइकिल ने हमें NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और F8DH2 यहाँ पे दे दिया. क्रेब्स साइकिल को याद करने के लिए हमने अमेजिंग के ट्रिक भी पढ़ी है, तो आसानी से आप ये डिराइव कर सकते हो कि कहाँ पे ये चीजें बनी. राइट. हम कहां पे आने वाले पता है, हम वहां पे आने वाले. हम ऑक्सीजन का रोल समझ रहे हैं, क्योंकि हमें अनेरोबिक रेस्पिरेशन को समझना है, इसलिए हम ऑक्सीजन का रोल समझ रहे हैं. ओके, राइट, बिल्कुल सही बात. अब यहाँ पे देखो NADH ये क्यों बनाया यार, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है. NAD को हम किस तरीके से लिखते हैं, NAD को हम लिखते हैं NAD प्लस यहाँ पे H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NAD और H, इस तरीके से. सो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, NADH के पास, F8DH2 के पास इलेक्ट्रॉन है. दीज आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, सो अब अपना क्या प्लान है, अपना ये प्लान है कि इस NADH से इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन का यूज करके
हम एटीपी बनाना चाह रहे हैं, अपना माइटोकॉन्ड्रिया उससे एटीपी बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखो जो जो एनएडीएच बने उनको लाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास, कुछ इस तरीके से। वाओ, ओके। सो ये देखो ये सब लोग एनएडीएच बना बना के भेज रहे हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास। यहाँ पे FADH2 को भी भेजा जाएगा। टू बी मोर करेक्ट, FADH को इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ही बनाया जाता है। ओके राइट, क्योंकि सक्सिनिल डिहाइड्रोजन यहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में हमने बात भी की थी, राइट। सो ये जो रिएक्शन था ये कनेक्टिंग लिंक है क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस। ओके ओके, अब देखो यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये NADH आ गया। नाउ अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, जहां से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से। फिर से देखो यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। ओके, इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को यहां पे रिसीव कर लेता है ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, और यहां पे फिर वाटर का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। ये इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्यों पास कराया, इसलिए पास कराया भाई ताकि यहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होना चाहिए, इसलिए फिर हमने यहां पे एटीपी भी फॉर्म कर लिए। बिल्कुल सही बात। ओके, तो यहां पे मुझे यह समझ में आ रहा है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है इसीलिए तो NADH अपना इलेक्ट्रॉन दे पाया, और यहां पे NAD का कन्वर्जन हो गया NAD में, NADH का कन्वर्जन हो गया NAD में। नाउ अब ये जो NAD बनता है ये फिर से यहां पे जाता है और फिर से NADH बनेगा, ये फिर से यहां पे जाएगा, फिर से यहां पे भी NADH बनेगा। ये NAD बनेगा तभी तो NADH बन पाएगा। बिल्कुल सही बात। देखो मैंने क्या कहा, यहां पे ऑक्सीजन ने NADH के इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए तो NADH फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन से, वो NAD बन चुका है। NAD बन चुका है, इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्शन होगी, फिर से ग्लूकोज आएगा, तो NAD यहां पे फिर से हाजिर है ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ओके, अब अगर मैंने यहां पे ऑक्सीजन निकाल लिया तो क्या NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीव कर पाएगा? नहीं। फिर उसके इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऐसी बात नहीं होती कि हवा में छोड़ दिए तो यहां पे NADH इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा NADH, राइट। अगर NADH इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा मतलब NADH का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो यार इस प्रोसेस के थ्रू वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो एटीपी इस प्रोसेस के थ्रू तो बना नहीं सकता, राइट, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो उसके पास उसके साथ कुछ और चीजें होती है, कुछ अलग चीजें होती है। इस पाइरुवेट को यहां पे नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर आप यहां पे भेजना चाहते हो तो फिर आपको बाद में ऑक्सीजन लगेगा, ये पूरा सेटअप आपको लगेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास ये चीजें नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस पाइरुवेट को अलग तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, इस पाइरुवेट को किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट कर देते हैं। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। तो अब उसी डायरेक्शन की हम बात करेंगे, राइट। अब हम उसी डायरेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, सो ये रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, ये तो बिल्कुल सही बात है। कहा किस रिएक्शन के थ्रू बना? ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन के थ्रू। क्या यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। दिस इज अनएरोबिक रिएक्शन, दिस इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, बैक्टीरिया में, सब तरफ ये चीज है। ओके, सो यहां तक तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म अब ऑक्सीजन को, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को कनेक्टिंग लिंक में भेजने की बजाय, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, तो कंप्लीट सेटअप लगता है, वो है ही नहीं उसके पास। तो ये जो पायरुविक एसिड है वो क्या करते हैं, इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। यस, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। यहां पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम यूज होता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेशन किसका? तो NADH का। डिहाइड्रोजिनेशन किसका? तो NADH का। हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया मतलब NADH से आपने H को निकाल लिया, बिल्कुल सही बात। मतलब NADH से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, बिल्कुल सही बात। NADH से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, किसे दे दिए? पायरुविक एसिड को दे दिए। तो पायरुविक एसिड अब बन जाता है लैक्टिक एसिड। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहां पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म
इस पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है। दिस इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अप टू द ग्लाइकोलिसिस हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक डाउन करना पॉसिबल है थ्रू द कनेक्टिंग रिंग एंड थ्रू द क्रेब्स साइकिल। आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, NADH FADH2 बना सकते हो, उससे एनर्जी ले सकते हो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके पास बेचारे के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं और एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, पायरुविक एसिड का कन्वर्जन कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। तो यार चलो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहां पे तो फिर भी ATP नहीं बना। पायरुविक एसिड का जब कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में हुआ तो क्या यहां पे ATP बना? बिल्कुल नहीं बना। तो भाई तूने ये करा क्यों? तेरा क्या मतलब है? तू क्या चाहता है? राइट? तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को किया क्यों जा रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये देखो, ग्लूकोज से अगर आप पायरुविक एसिड बनाना चाहते हो तो आपको यहां पे कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी रिच है? वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। राइट? ये रहा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो केल्विन साइकिल में भी बना था। ये रहा, इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भर भर के एनर्जी है। उस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को यहां पे बीच में कहीं पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आ जाएगा। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, इस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, NADH को दे देते हो और बाद में फिर फर्दर स्टेप्स के बाद यहां पे फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है पायरुविक एसिड। इसका ही मतलब ये हो गया कि इसके इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मेरे पास NAD होना जरूरी है। ओके, मतलब यहां पे NAD से NADH बन गया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से नया ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा तो यहां पे फिर से मुझे NAD चाहिए ताकि NADH बने, ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो, मुझे ATP मिल जाए। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, वो इंश्योर करना चाहते हैं कि उसको NAD मिले। तो यहां पे वो NAD को रीजनरेट कर रहा है बाय डूइंग दिस एक्स्ट्रा स्टेप्स। यस, यू गॉट माई पॉइंट कि ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों की जा रही है कि यहां पे ATP बना, बिल्कुल ATP नहीं बना। तो भाई तूने करा क्यों ये? तू क्या चाहता है? तो ये ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये चाहता है कि उसका NAD रीजनरेट हो ताकि ये NAD फिर से यहां पे चले जाए और फिर से NAD से NADH बन जाए। बिल्कुल सही बात। सो द पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा रिएक्शंस is to regenerate the NAD so that the reaction can proceed forward. Okay, right? तो फिर से ग्लूकोज आएगा तो फिर से यहाँ पे NAD आप वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसे अब हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे। दिस पर्टिकुलर पाथवे इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे। अब इस ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन को क्यों नहीं, मतलब ये पायरुविक एसिड को क्यों नहीं भेज दिया कनेक्टिंग लिंक में और आगे जगह? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं, ये भी चीज हमने देख ली है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं? तो हम यहां पे कहेंगे लैक्टिक एसिड बैसिलस, एक कंप्लीट ग्रुप है लैक्टिक एसिड बैसिलाई का, वो इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करता है, वो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाता है। दीज आर अनेरोब्स। ओके, राइट। रेड ब्लड सेल में क्या प्रॉब्लम है? रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ओके, क्यों नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करे। तो उसने रेड ब्लड सेल ने अपने में से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को निकाल दिया है। जैसे उसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, जैसे उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं है तो भाई फिर NAD कैसे रीजनरेट होगा? तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे के थ्रू रेड ब्लड सेल अपना मेटाबॉलिज्म करता है। MCQ आया था नीट 2020 में या 2019 में कि रेड ब्लड सेल के मेटाबॉलिज्म दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, आपके सामने है कि वो अनेरोबिक पाथवे का यूज करता है एनर्जी डिराइव करने के लिए। उसमें ग्लाइकोलिसिस होगा, बाकी के रिएक्शन उसमें नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से एनर्जी नहीं बन पाती है क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। गुड। सो ये रहा। और कोई है? एक है मसल सेल। अपने मसल सेल्स भी इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं।
अब यार आप सोचोगे कि मसल को क्या प्रॉब्लम है ह्यूमन बॉडी में? ह्यूमन बॉडी में हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, हम सांस तो हर पल ले रहे हैं, फिर भी ये मसल सेल का प्रॉब्लम क्या है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल सेल एज गिवन इन एनसीईआरटी। सर नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा है कि हम कंसोलिडेटेड वे में पढ़ेंगे, हम कोइंसाइज वे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग करेंगे कि चीजों को लिंक करते करते सिलेबस इतने अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि यार हमें कोई रोक नहीं पाएगा फिर, है ना? तो ये देखो, तो कौन से मसल सेल की बात चल रही है यहाँ पे बात चल रही है व्हाइट मसल सेल की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल सेल, रेड मसल सेल, व्हाइट मसल सेल। व्हाइट मसल सेल्स क्या करते हैं? व्हाइट मसल सेल रैपिड एक्शन करना चाहते हैं। मतलब देखो, अगर आप इमीडिएटली मैं अगर भागना शुरू करूं तो मेरे बॉडी में से, मतलब यहाँ पे दोनों मसल है, मतलब लेग्स में देखो, लेग भागने की बात करें तो चलो लेग्स की बात कर लेते। तो मेरे बॉडी में जो मसल है वहां पे दो टाइप के मसल फाइबर है, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। अगर मैं इमीडिएटली भागना शुरू करता हूं तो सबसे पहले व्हाइट मसल फाइबर एक्शन में आ जाती है और रैपिडली इस पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू वो यहाँ पे एटीपी बनाना शुरू कर देते हैं ताकि आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो आप कहोगे कि फिर इसका प्रॉब्लम क्या है? अगर इसके पास ऑक्सीजन जा रहा है, एक्चुअली व्हाइट मसल फाइबर के पास ऑक्सीजन कम रहता है क्योंकि उनके पास मायोग्लोबिन नहीं रहता। डिटेल में लोकोमोशन में बात करेंगे। तो ये एक्चुअली व्हाइट मसल फाइबर इमीडिएटली एटीपी बनाना चाहते हैं, तो वो क्योंकि आप इमीडिएटली भाग रहे हो ना यार, तो इसलिए फिर ये एनएडीएच जो है इसको फिर से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजोगे, वहां पे जाएगा, फिर एटीपी बनेगा। इतना टाइम नहीं है मेरे दोस्त व्हाइट मसल फाइबर के पास। आप चाह रहे हो कि आप इमीडिएटली भागो, इमीडिएटली व्हाइट मसल फाइबर फटाक से एक्शन में आ जाता है। आप भाग रहे हो, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, मसल में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं व्हाइट मसल फाइबर की। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, अब आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड एसिडिक है और अब वो न्यूरॉन्स, मसल आर सप्लाइड बाय न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स को इरिटेट करने लगता है एसिड, और आपको अब दर्द शुरू होने लगता है। अब आप बैठ जाते हो। ये है उसके पीछे का रीजन। हमारे पास कितने मजा है ना यार, राइट? तो वीडियो को लाइक करते जाओ, मुझे कमेंट में बताते जाओ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको कि वीडियो को लाइक करना है मतलब बहुत सारे लाइक्स मुझे गेन करना, ये नहीं है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कम्युनिकेट करो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस सेशंस और नॉट। टू मुझे कैसे पता चलेगा यार, है ना? तो दीज आर द वेज टू कन्वे कि हाँ यार वी आर एंजॉयिंग द सेशंस। पेशेंट नहीं, पेशेंट ही आता है ना यार, दिन भर पेशेंट ही देखते हो। सो वी आर एंजॉयिंग द सेशन, यस वी आर गेटिंग बेनिफिटेड, द वैल्यू इज बीइंग एडेड। अगर ऐसा लगता है तो शो सम ग्रेटिट्यूड, ओके, राइट? तो हमने देखा कि लैक्टिक एसिड बैसिला इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं, रेड ब्लड सेल इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं, मसल सेल टू बी परफेक्ट द व्हाइट मसल से इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात, राइट? ओके ना, कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, एक अलग पाथवे का यूज करते हैं। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ ने तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का यूज किया, हमने देखा कि ये सब करके कुछ ऑर्गेनिज्म अलग पाथवे का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का ये क्या करते हैं, यहां पे एक एंजाइम यूज करेंगे। हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है इस पर्टिकुलर पाथवे का कि NADH से NADH को हम डिहाइड्रोजनेशन कर दे NADH का, और हमारे पास यहां पे NAD बन जाए यार। ये मेरा एम है, ये मेरा एम है। तो यहां पे डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम मुझे यूज करना ही पड़ेगा। मैं NADH का डिहाइड्रोजनेशन करना चाहता हूं, तो उस पर्टिकुलर डिहाइड्रोजन एंजाइम का नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, मतलब प्रोडक्ट के नाम पे नाम दिया है अल्कोहल डिहाइड्रोजन। NADH से NAD बन जाएगा। कौन करता है ये ईस्ट करता है। प्रोडक्ट कौन सा बना, प्रोडक्ट बना इथिल अल्कोहल। ये जो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, इसका बिल्कुल एम नहीं है कि आपको अल्कोहल बना दे ताकि आपकी पार्टी हो सके, आप मजे कर सको, नहीं, इसका कोई ऐसा एम नहीं है। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि NAD रीजनरेट हो जाए ताकि इस NAD को फिर से यूज कर पाए ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में। अगर इसके पास NAD नहीं है तो फिर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ग्लाइकोलिसिस अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास NAD होना जरूरी है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो वो किसे देने पड़ेंगे, आपको NAD को देने पड़ेंगे। NAD एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर।
तो इस पर्टिकुलर स्टेप्स का हमने मोटिव क्या देखा यार? हमने मोटिव ये देखा कि हम चाहते हैं कि एनएडी का रीजनरेशन हो, इसलिए कुछ ऑर्गेनिज्म ने इस पाथवे का यूज किया, कुछ ऑर्गेनिज्म ने इस पाथवे का यूज किया। जिन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इस पाथवे का यूज किया वो लोग है लैक्टिक एसिड बेसिल है, वो है व्हाइट मसल फाइबर, वो है रेड ब्लड सेल। सबके अपने 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 रीजन है कि क्यों वो इस पर्टिकुलर पाथवे का यूज कर रहे हैं। कुछ के पास एडिशनल एंजाइम्स थे, अलग टाइप के एंजाइम्स थे, उन्होंने क्या किया? नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। आप कहते हो ना कि नोट्स बनानी है, सो दीज आर द लाइंस फॉर द नोट्स। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस फर्मेंटेशन पाथवे? टू रीजनरेट द एनएडी, राइट? बिल्कुल सही बात। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू नहीं बनेंगे ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व नहीं की तो। while alcoholic fermentation is a two-step process. It needs two types of enzyme, pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase. Another important point, क्या यहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ? मैं कहूंगा नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। यहां पे व्हाइट मसल सेल ने यहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे का यूज किया। क्या यहां पे CO2 बना? बिल्कुल नहीं। अगर CO2 बनता तो पता चला भाग रहे हो और आपके पैरों में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है और आप फूल चुके हो ऐसे ऐसे मोटा मोटा। ऐसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो व्हाइट मसल फाइबर है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इस पाथवे का इन्होंने यूज किया, राइट? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज नहीं किया। तो यहां पे पूछा जाता है कि व्हाइट मसल सेल में क्या CO2 रिलीज होगा? ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एमसीक्यू है, पता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये एमसीक्यू। ये पाथवे आपका पीछा नहीं छोड़ता MBBS में फाइनल ईयर जाने के बाद। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जाम क्लियर जब आप करते हो तब भी आपको ये नॉलेज चाहिए, तो अभी से स्ट्रांग कर लो, है ना? ओके, तो ये दो स्टेप प्रोसेस है, एक स्टेप प्रोसेस है। एम क्या है? एनएडी को रीजनरेट करना। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कुछ वर्डिंग है, ध्यान से सुनना, कुछ वर्डिंग में आपको बोलना चाहता हूं। अभी से कंसेप्ट क्लियर करोगे अच्छा रहेगा, राइट ना? अब देखो यहां पे क्या हुआ यार। अब देखो मैंने क्या कहा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, यहां पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है बीच में, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए एनएडी को, बन गए NADH। ओके, ध्यान से सुनो। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, यहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है NADH के पास, ये NADH यहां पे आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन अपने फिर से पायरुविक एसिड को दे देता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH अपने इलेक्ट्रॉन पायरुविक एसिड को दे देता है, कन्वर्जन हो जाता है लैक्टिक एसिड में। गुड, ओके। नाउ इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है एसिटल्डिहाइड को, राइट? ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, NADH का कन्वर्जन NAD में हुआ, तो NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन एसिटल्डिहाइड को दे दिया, इसलिए तो एसिटल्डिहाइड का कन्वर्शन अल्कोहल में हो गया। तो दो चीजें हैं यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पे MCQ बनते हैं कि कौन किसे इलेक्ट्रॉन देता है, राइट? ये रहा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाथवे में, ये रहा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पाथवे में। अब हमारे इसमें क्या हो रहा है, ह्यूमंस में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में बाकी के सब सेल्स में क्या हो रहा है? यहां पे जो NADH है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, राइट? मतलब दे रहा है ऑक्सीजन को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन, राइट? सो नॉर्मली हमारे इसमें ह्यूमंस में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पे NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन को, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है पायरुविक एसिड को, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है एसिटल्डिहाइड को। तो भाई NADH कहता है यार कोई मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि NADH का इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के पास चला गया। लैक्टिक एसिड बेसिला में मैं फिर से बताऊं पायरुविक एसिड के पास गया, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में वो चला गया एसिटल्डिहाइड के पास। जैसे कि वैसे सेम टू सेम सेंटेंसेस पे MCQ बन जाएगा, सिंपल डायरेक्ट MCQ बन जाएगा, और वो आना चाहिए। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैं इसे अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि यार
मतलब मैं इसे ब्रेकिंग पॉइंट्स कहता हूँ, है ना, ब्रेकिंग पॉइंट है ये, मतलब कंपटीशन को इमीडिएटली ब्रेक कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे कंसेप्ट जहां पे हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि एमसीक्यू मिस हो जाए। मतलब जो बच्चे अच्छे पढ़ाई करते हैं ना, वो चाहते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उतनी रहती है, उनको पता रहता है कि यार थोड़ा डिफिकल्ट बन जाए, मेरा तो हो जाएगा, बाकी कंपटीशन में तो तभी के तभी मैं ब्रेक कराऊं। सो दीज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स। ओके फाइन, वेरी गुड, क्लियर है। ये देखो, जहां पे अल्कोहल को बनाया जाता है वहां पे क्या हुआ, आपने देखा कि CO2 रिलीज हुआ, इसलिए जहां पे ये फर्मेंटर से टैंक से, वहां पे उस टैंक में यहाँ पे CO2 को रिलीज करने के लिए कुछ वॉल्व्स भी रहते हैं। ओके, बिल्कुल सही बात ना। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, हमने देखा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। ओके, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज गिवन टू द एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे हमने अभी देखा, थ्रू NADH विच इज कन्वर्टेड देन टू अल्कोहल, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने पायरुविक एसिड को। बिल्कुल सही बात। ये इलेक्ट्रॉन NADH के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए, कहाँ से है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से। तो आपको ये एमसीक्यू यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक एमसीक्यू भी है, व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल टू अ मसल सेल, यहाँ पे बात हो रही है व्हाइट मसल सेल की, NADH फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट पास इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इंस्टेड इट पासेस हाइड्रोजन एटम्स टू द पायरुविक एसिड। अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, हाइड्रोजन किसको दे दिया, पायरुविक एसिड को दे दिया है। ओके राइट, बिल्कुल सही बात। राइट, कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे जानबूझ के लिखे हैं। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, देयर इज वन अनदर ऑर्गेनिज्म जो कि दिया है माइक्रोज इन ह्यूमन वेलफेयर में, अभी के अभी उसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ मिथेनोजन क्या करते हैं, उसको पता है कि यार यहाँ पे पायरुविक एसिड बन चुका है, अब यार मुझे फिर से NADH को रीजनरेट करना है, NAD को रीजनरेट करना है, तो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये अलग ही है, आपके सिलेबस में ही है, इसे हम मिथेनोजन कहते हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन CO2 को दे देता है। CO2 इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। इन केस ऑफ मिथेनोजन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मीथेन। ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शंस आर परफॉर्मिंग इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। राइट, वेरी गुड। नाउ इन बोथ लैक्टिक एसिड, एनसीटी की लाइन से, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, बिल्कुल बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ओनली द नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP थ्रू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। कितने ATP बनेंगे यार, यहाँ पे 2 नेट गेन ऑफ ATP हुआ ना ग्लाइकोलिसिस में, बस हो गया, खत्म काम। ओके, तो बहुत कम है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज बाय दिस पाथवे। बहुत कम एनर्जी आपने रिलीज की, क्योंकि आपने इसका पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन आपने नहीं किया। बिल्कुल सही बात। हजार्डस प्रोसेस, ये हजार्डस प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे देखो ये जो अल्कोहल बन रहा है, इस अल्कोहल से ये जो ईस्ट है बेचारे की, उसकी डेथ हो जाती है। कब, जब ये अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा जब बढ़ जाता है मीडियम में, तो ये जो ईस्ट है बेचारा खुद मर जाता है। बिल्कुल सही बात, 13% से ऊपर गया तो ये मर जाता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये वैल्यूज दिए हैं NCERT ने, क्योंकि ये इसके लिए टॉक्सिक है। ओके, तो ज्यादा वो जिंदा नहीं रह पाता है। इस पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू जो अल्कोहल बना कमर्शियल प्रोडक्शन में, इसी अल्कोहल को हम कहते हैं वाइन या बियर। ओके राइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको 13% से बहुत ही कम दिखेगा। ओके, तो यहां पे मैं बात विस्की की नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात रम की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वाइन और बियर की। डायरेक्ट MCQ आ जाएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में डायरेक्ट उसके बारे में और बात करेंगे हम। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और हम नोट कर लेते हैं जो कि NCERT ने दी है। ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट नीड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, दोज आर कॉल्ड एज अनेरोब। ओके, जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑक्सीजन का यूज नहीं करते उनको हम अनेरोब्स कहते हैं। अनेरोब्स के 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं फैकल्टेटिव अनेरोब, एक को कहते हैं ऑब्लिगेटरी अनेरोब। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, ऑब्लिगेशन मतलब मुझे जिम्मेदारी है, मैं उससे बाजू नहीं हट सकता। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशन। ओके, मतलब एक तरीके से आप इस तरीके से बात कर लो, टेक्निकली तो बात नहीं करेंगे, सिंपल में बात करेंगे कि यार जिस कंट्री में मैं रहता हूं उसके बारे में अच्छा बोलना। ओके, उस कंट्री के लिए अच्छा सोचना, उस कंट्री के लिए रिस्पेक्ट होना, ये ऑब्लिगेशन है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है। दैट इज व्हाट, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेशंस। जैसे आपके माता पिता का संभाल करना, उनकी केयर करना,
ऑब्लिगेशंस है। ओके, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, दोज आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अनेरोब। ऑब्लिगेटरी अनेरोब मतलब क्या, ये जो बैक्टीरियम्स है ये सिर्फ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही जिंदा रह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अनेरोब। ये उसी एनवायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं जहां पे ऑक्सीजन ना हो। ओके, दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज ऑब्लिगेटरी अनेरोब। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो ऑक्सीजन का अगर प्रेजेंट है उनके एनवायरमेंट में तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया एनवायरमेंट का, जहां पे जिस मीडियम में वो रह रहे हैं, अगर वहां से ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन पाथवे पे शिफ्ट कर जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी जिंदा है, ऑक्सीजन नहीं है तो भी जिंदा है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फैकल्टेटिव अनेरोब कहते हैं, क्योंकि वो फैकल्टी मतलब उस कंडीशन पे ऊपर वो अपना पाथवे डिटरमाइन कर रहे हैं। सो सिंपल इतनी बात हमें याद रखनी है कि ऑब्लिगेटरी अनेरोब्स के लिए ऑब्लिगेशन है, उसकी मजबूरी है कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही वो जिंदा रह सकता है। ओके, उसकी ऑब्लिगेशन है कि अनेरोबिक पाथवे को फॉलो करना, ये उसका ऑब्लिगेशन हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, ये फैकल्टेटिव मतलब क्या, ऑक्सीजन अगर है तो वो नॉर्मल प्रोसेस करेंगे, अपना कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, बिल्कुल सही बात। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन पाथवे का यूज करेंगे। यू गॉट माई पॉइंट। ओके, सो ऑब्लिगेशन मतलब एक समझ लो कि मजबूरी। ऑब्लिगेटरी अनेरोब, इनके लिए अनेरोब होना मजबूरी है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं ये मर जाते हैं। ओके, राइट। So that was all about this session. If you find this tutorial helpful, do let me know in the comment section। और आपको क्या करना है, आपको यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, और एमसीक्यू अटेम्प्ट करना ये कंपलसरी है। ओके, तो जल्दी मिलते हैं। That was all about this session. Thank you so much guys, love you all, take care, bye bye।